हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल सुपर इंडिया। तो व्हाट इफ डोरेमोन वुड रिटर्न वाले वीडियो पर आपकी रिक्वेस्ट के बाद आ चुका है ये वीडियो, और आप ही की रिक्वेस्ट पर मैंने लाया था एक और वीडियो जो था टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स इन एमसीयू। तो काफी लोगों को उसका नोटिफिकेशन नहीं गया, तो प्लीज देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद क्योंकि मेहनत लगी है। तो अब आते हैं इस वीडियो पर। एमसीयू की शुरुआत से ही एमसीयू में काफी कुछ बदला है, कई हीरोज आए तो कई विलन्स आए, पर इन सब में एक चीज जो एमसीयू में काफी आगे बढ़ी है वो है एमसीयू की साइंस। आयरन मैन मूवी में दिखने वाली वेपनरी मैकेनिक्स से लेकर प्रपोजन सिस्टम और कॉम्प्लेक्स एरोनॉटिक्स से होते हुए ये साइंस पहुंची क्वांटम टनलिंग और न्यूक्लियर फिजिक्स तक। वही हावर्ड स्टार्क ने कॉम्पैक्ट मॉडल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के सिद्धांतों को इजाद किया और डॉक्टर अब्राहम एरिक्सन ने फिजियोलॉजी ट्रांसम्यूटेशन सीरम बना डाला, जिसे हम सुपर सोल्जर सीरम भी कहते हैं। हाइड्रा ने हमें टेसरेक्ट की पावर को हार्नेस करते हुए दिखाया और क्रायोजेनिक हाइबरनेशन भी हमने देखा, जिससे बकी को सुला दिया जाता है। जेन फ्रॉस्टर ने हमें बाइफ्रॉस्ट के आइंस्टाइन रोजन ब्रिज वाली साइड को दिखाया कि किस तरह थॉर इन रियासतों में आया जाया करता था, और थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमने एसगार्ड में क्वांटम फील्ड जनरेटर भी देखा, जिससे जेन फ्रॉस्टर की बॉडी को एग्जामिन किया जा रहा था। वकांडा ने तो हमें साइंस के एकदम नए पहलू को दिखाया, जिसमें वाइब्रेनियम और नैनो टेक्नोलॉजी थी, और नैनो टेक्नोलॉजी जिसे टोनी नेक्स्ट लेवल पर ले गया था इन्फिनिटी वॉर में। पर इन सब में एक ऐसी मूवी थी जिसमें जो विज्ञान दिखाया गया था वो काफी नेक्स्ट लेवल का था। वो ना तो क्लासिकल मैकेनिक्स थी ना क्वांटम फिजिक्स थी। जिस लेवल पे उसकी साइंस थी वो नॉर्मल ऑडियंस नहीं समझ पाई होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की। मैजिक और मिस्टिक आर्ट से जुड़ी हुई ये मूवी पहली नजर में थोड़ी सी बेतुकी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जादू है क्या, ऐसा पॉसिबल भी है क्या, आयाम वायामी क्या लफड़ा है यार। तो चलिए आज हम इस वीडियो में उसी लफड़े के बारे में जानेंगे कि एंशिएंट वन की हर एक बात के पीछे उसका असल मतलब क्या था और वो क्या समझाना चाहती थी, और क्या हमारे साइंस में ऐसी थ्योरीज एंड लॉजिक है जो उन बातों को सपोर्ट करती है या नहीं। चलिए पता लगाते हैं बिना किसी देर के। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के इस सीन में जहां स्ट्रेंज पहली बार एंशिएंट वन से मिला था, एंशिएंट वन उसे कई दुनियाओं की सैर करा देती है। इस सीन में एंशिएंट वन स्ट्रेंज को काफी कुछ कहती है। वो कहती है कि अपनी आंखें खोलो। तुम्हें लगता है तुम दुनिया को बखूबी जानते हो, तुम्हें लगता है ये जिस्मानी दुनिया ही सब कुछ है। सच क्या है? ऐसे कितने रहस्य हैं जो तुम्हारी समझ से परे हैं। जीवन की बुनियाद में दिमाग और शरीर मिल जाते हैं। सोच हकीकत को आकार देती है। इसके अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड है जिनका कोई अंत नहीं। कुछ दयालु और जीवन देने वाले, दूसरे भूख और ईर्ष्या से भरे। अंधेरी जगह जहां वक्त से भी पुरानी शक्तियां इंतजार में भूखी बैठी है। इस अनंत ब्रह्मांड में तुम कौन हो, मिस्टर स्ट्रेंज? तो यहाँ पे एंशिएंट वन ने यूनिवर्स के बारे में स्ट्रेंज को समझाया है कि सिर्फ यही एक मटेरियल यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से चले तो हम एंशिएंट वन की हर एक बात को समझ पाएंगे। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के कई सारे मॉडल है, पर जो सबसे बेसिक मॉडल है उसमें यूनिवर्स के 10 डायमेंशन होने की बात की गई है। पहले 3 डायमेंशन तो हम सब जानते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, पर जो चौथा डायमेंशन है वो टाइम को माना जाता है, जिसे ट्रेंथ भी कहा जाता है। ये एक्सिस पे दिखाता है कि कोई भी मैटर इस यूनिवर्स में स्पेस में किस कोऑर्डिनेट पर है और वो मैटर टाइम के किस पॉइंट पर है, पर यहीं से खेल मजेदार बनता है। 5th एंड 6th डायमेंशन ऐसे है जहां पॉसिबल वर्ल्ड्स की पॉसिबिलिटी स्टार्ट होती है। अगर हम 5th डायमेंशन के पार देख सके तो हमें दिखेगा एक ऐसी दुनिया या एक दुनिया जो हमारे वाले से थोड़ी अलग होगी, या हमें अंदाजा लगाने में मदद करेगी कि हमारे और बाकी पॉसिबल वर्ल्ड्स में क्या सिमिलरिटी और क्या फर्क है। वही 6th डायमेंशन में हम ऐसे पॉसिबल वर्ल्ड के पूरे एक प्लेन को देखेंगे जो कि एक जैसे स्टार्टिंग कंडीशन से ओरिजिनेट हुई थी,
यानी कि हमारे जैसे, या कहे तो बिग बैंग से। थ्योरी की माने तो आप 5th और 6th डायमेंशन में अगर मास्टर कर लेते हैं तब आप टाइम में पीछे जा सकते हैं और अलग अलग फ्यूचर में जा सकते हैं। पर 7th एंड 8th डायमेंशन हमें कई ऐसी दुनियाएं दिखाएगी जो एकदम से अलग होगी। समय की शुरुआत से ही उनके नियम अलग है, उनका बनना अलग है। यहाँ पे सब कुछ अलग होगा। यहाँ पे होने वाले फिजिक्स और उसके एक्शन सब अलग होंगे। और यही चीज एंशिएंट वन भी कह रही थी। 8th डायमेंशन में ऐसी दुनियाओं का पूरा एक प्लेन होगा जिसमें हर एक यूनिवर्स की अलग हिस्ट्री होगी, अलग नियम होंगे और वो इन्फिनाइटली बड़े होंगे। अगेन ए लाइन फ्रॉम एंशिएंट वन जहाँ वो कहती है वर्ल्ड्स विदाउट एंड। 9th डायमेंशन में हम हर एक पॉसिबिलिटी और लॉ को कंपेयर कर पाएंगे हर एक यूनिवर्स के। और 10th डायमेंशन में जहाँ सोच और रियलिटी में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आप जो भी सोचेंगे वो पॉसिबल होगा, जहाँ सोच रियलिटी को शेप देगी। यही एंशिएंट वन ने कहा था वेयर थॉट शेप रियलिटी। तो इस वाले सीन में आप दरअसल स्ट्रेंज को 10th डायमेंशन में देख रहे होते हैं, जहाँ पे आप जो सोचेंगे, जैसे नियम सोचेंगे वो आपके रियलिटी को शेप देगी। और इस मूवी में 7th डायमेंशन के नीचे की तो बात ही नहीं होती। वहीं एंशिएंट वन उसे फिर 10th डायमेंशन के भी परे ले जाती है, जहाँ पे एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर डार्कनेस एग्जिस्ट करती है। ऐसी ताकतें जो समय से भी पुरानी है, जो कि पॉसिबल भी है कि और भी डायमेंशन होंगे। पर स्ट्रिंग थ्योरी में हम जैसे कमजोर मोर्टल 10th डायमेंशन के आगे का नहीं सोच सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे डायमेंशन होते ही नहीं है। तो ये था जो एंशिएंट वन स्ट्रेंज और हमें समझाना चाहती थी अपने उस सीन में कि यूनिवर्स उतना छोटा और आसान भी नहीं है जितना स्ट्रेंज उसे मानता था। वही जब स्ट्रेंज अपना पहला क्लास करता है मिस्टिक आर्ट्स का, तब उसे कहा जाता है हम ऊर्जा खींचते हैं ब्रह्मांड के अनेक अलग अलग आयामों से, मंत्रों को सक्रिय करते हैं, अस्त्र शस्त्र को आकार देते हैं और करते हैं चमत्कार। तो अब आते हैं मैजिक पे। इस मूवी में दिखाया जाने वाला मैजिक कोई कहानियों की तरह नहीं है। इसमें मैजिक एनर्जी की चैनलिंग को कहा जाता है। हर एक डायमेंशन की अपनी खासियत होती है, लिमिट्स और एनर्जीज होती है। एंशिएंट वन उन एनर्जीज को हार्नेस करना सिखाती थी। उन डायमेंशन से एनर्जी हार्नेस करने के भी अपने अपने तरीके थे, अपना एक कोड था जिसे पुराने सोर्सरर्स स्पेल कहते थे। अब मैं यहाँ से जो बात समझाने वाला हूँ वो एक माइथोलॉजी से भी जुड़ी हुई है, तो हम चाहेंगे कि आप बस इसे एज ए इंफॉर्मेशन समझिएगा। इस मूवी में जब भी कोई सोर्सरर मैजिक को यूज करता है या कोई स्पेल कास्ट करता है तो वो एक मिस्टिक पैटर्न बनाता है अपने हाथों से, जैसा कि इस सीन में एंशिएंट वन बना रही है। अगर हम इन पैटर्न को ध्यान से देखें तो ये हिंदू धर्म में दिखाए जाने वाले यंत्र की तरह दिखते हैं। यंत्र जिन्हें माना जाता है कि ये एक खास देवी देवता से जुड़े हुए होते हैं। इनसे आप डायरेक्टली उनका ध्यान और कृपा पा सकते हैं। और एक्चुअली ये यंत्र और भी कुछ नहीं बल्कि एक गेटवे है उन गॉड्स के डायमेंशन का। बेसिकली ये यंत्र एक हाई डायमेंशनल डायग्राम है जिनमें जियोमेट्रिकल शेप्स दिखते हैं, पर ये एक मेथड है उन गॉड्स के डायमेंशन के एनर्जीज को हमारे तक चैनल करने का, जिसे हिंदू धर्म में कृपा भी कहा जाता है। तो इसी से समझिए इस मूवी में भी हर एक डायमेंशन से एनर्जी को हार्नेस करने के लिए एक पैटर्न, एक डायग्राम होता है, जिससे आप उस डायमेंशन की एनर्जी को खुद तक ला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं में यंत्र द्वारा आप उन देवी देवताओं से सीधे जुड़ सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अक्सर लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्रों को देखते हैं जिनके कुछ खास स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं, एंड एक्चुअली वो एक तरीका होता है जिससे हम लक्ष्मी जी के आयाम से सीधे जुड़ सकते हैं। मान्यताएं तो यहाँ तक कहती है कि उन यंत्रों के इस्तेमाल से हम उनसे आध्यात्मिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ भी पा सकते हैं। उन मंत्रों से उनसे जुड़ सकते हैं और हर एक यंत्र से जुड़ा एक खास मंत्र भी होता है। तो ये बात इस मूवी में भी दिखी। ऐसी दुनियाएं जहाँ समय से भी पुरानी शक्तियाँ रहती है, वहाँ के गॉड्स से जुड़ने के लिए एक तरीका था जो कैग्लियास्ट्रो की किताब में था, जहाँ पे उन स्पेल और शेप को बना के काइसेलियस सीधे डोरमामू से जुड़ता है, इवन उसे बुला भी लेता है। तो भले एमसीयू में रियल वर्ल्ड वाले गॉड्स ना हो, पर वहाँ भी गॉड्स है और उन्हें समन भी किया जा सकता है। यहाँ पे हमें दो बातें समझ आ रही है कि गॉड्स और कुछ नहीं बल्कि हाई डायमेंशनल बीइंग्स है, और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे उन तक पहुँचा जा सकता है। वो कहते हैं ना, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड।
एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। साइंटिफिकली अभी तक ऐसा कोई तरीका इजाद नहीं किया जा सका है जो हर एक डायमेंशन को हार्नेस कर सके, पर कहते हैं ना कि जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है वहाँ से आगे हमें धर्म ले जाता है। इसलिए स्टीफन हॉकिंस की डेथ के बाद एक चीज सोची जा रही है कि इतने सुपरस्ट्रिंग थ्योरीज और एम थ्योरीज के बाद क्या रखा जाए, ग्रैंड यूनिफिड थ्योरी या गॉड। पर इस मूवी में हमने एक चीज देखी कि एंशिएंट वन और काइलिसियस डायमेंशन को चेंज करना भी जानते थे। वो नॉर्मल वर्ल्ड को कई तरह से चेंज कर देते थे। तो ये कैसे हुआ? तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, 10 डायमेंशन में इन्फिनिट पॉसिबिलिटी को देखा जा सकता है। जो सोचेंगे वही होगा। तो अगर आप इस डायमेंशन की पावर को हार्नेस करेंगे तो आप रियलिटी में चेंजेस ला सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। तो मूवी के हर एक फाइट सीन के दौरान असलियत में ये हो रहा था। एंशिएंट वन और काइसिलियस इस एनर्जी को हार्नेस कर रहे थे और अपने चारों तरफ की रियलिटी को बदल रहे थे। जहां बाकी की दुनिया के लिए सभी चीजें नॉर्मल थी, वहीं इन दोनों के लिए सब कुछ उलट पुलट था। ग्रेविटी के नियम बदल जा रहे थे, आसमान और जमीन के मायने बदल जाते थे, मोशन के सिद्धांत इनके हिसाब से बदलते थे और मैटर को ये जैसे चाहे वैसे बदल सकते थे, और सब बस इनकी सोच से ही पॉसिबल हो जा रहा था। तो आप इनकी शक्तियों के लेवल सोच ही सकते हैं। ये ऑलमोस्ट रियलिटी जेम की तरह था और उस लेवल पर काम भी कर रहे थे। पर ये सब कर पाना सभी के बस का भी नहीं है, क्योंकि पूरी मूवी के दौरान ऐसा सिर्फ 2 लोग ही करते दिखे, जिसका साफ मतलब है कि ये कर पाना इतना आसान भी नहीं है। इवन एंड गेम तक डॉक्टर स्ट्रेंज इतना कुछ भी नहीं कर पाए थे। यानी कि हमारे डॉक्टर साहब को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो अभी तक हमने देखा और समझा कि मिस्टिक आर्ट्स काम कैसे करती है, वो पैटर्न्स आखिरकार क्या है और वो सब कैसे होता है जो काइसिलियस और एंशिएंट वन करते हैं। सो हम तो यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सोर्सर बनने की PhD भी कर लो। तो अब ये था आज का वीडियो, जहां हमने देखा कि मैजिक के पीछे का राज क्या था, समझा कि हर एक चीज परियों की कहानी नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ ऐसे सुपर एंड ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।